नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिवान में 5,736 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें 2 वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल। भारत ने इजरायल के युद्धग्रस्त क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, जिसके तहत सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया तेज हो गई। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल। 33 आईएएस और 24 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। पौड़ी, चंपावत सहित कई जिलों के डीएम बदले गए। गोरखपुर पटना वंदे भारत ट्रेन शुरू। 20 जून से गोरखपुर और पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हुआ शुरू। यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर की सुविधा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। ग्राफ के तहत 20 जून 2025 से कड़े उपाय लागू, जिसमें निर्माण कार्यों पर आंशिक रोक और वाहन उत्सर्जन की सख्त निगरानी शामिल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईरान ने इजरायल के बिशरबा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग भी लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, ये लगातार दूसरा दिन है जब बिशरबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बिशरबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खेमेनेई आदेश दे दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सिवान में जल, रेल और बिजली से जुड़ी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार बिहार के सिवान में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल, बिजली और रेल क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं नमामि गंगे योजना के अंतर्गत आती हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये केवल एक शुरुआत है और केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा, आप सब जानते हैं कि मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौरे में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और इसमें बिहार की निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया ने शुक्रवार को 8 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इनमें 4 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक है। एयर इंडिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से इन उड़ानों को रद्द किया गया है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में पुणे से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI-874, अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट AI-456, हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट AI-2872 और चेन्नई से मुंबई की फ्लाइट AI-571 कैंसिल हुई। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दुबई से चेन्नई आ रही फ्लाइट AI-906, दिल्ली से मेलबर्न जा रही फ्लाइट AI-308, मेलबर्न से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI-309 और दुबई से हैदराबाद आ रही फ्लाइट AI-2204 शामिल है। इस तरह अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 9 दिन में अलग अलग वजह से अब तक 84 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 2023 के मुकाबले 2024 में 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया है। भारतीय रुपए में ये रकम करीब 37,600 करोड़ रुपए होती है। ISNB ने कल यानी 19 जून को ये आंकड़े जारी किए। 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। तब ये रकम सिर्फ 1.4 अरब स्विस फ्रैंक करीब 11,000 करोड़ थी। ये 2021 के बाद सबसे ज्यादा रकम है। तब ये 3.83 अरब स्विस फ्रैंक करीब 41,000 करोड़ थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इसी दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अनपढ़ आदमी कह दिया। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर एक सवाल किया। इस सवाल को सुनते ही अखिलेश यादव ने एक झटके में बोलते हुए कहा कि वो भी अनपढ़ आदमी हैं, क्यों नाम लेते हो उनका यार। उन्होंने कहा बेमतलब में नाम लेते हो। देखो ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले या एक दिन पहले ये बीजेपी चलवाती है कि एक मुख्यमंत्री बदलने वाला है। धोखा मत करना आप लोग, धोखा मत खाना। आप में से कुछ लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए होंगे, वो चलवाते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है। ये न्यूज़ चलती है, सोशल मीडिया पर चलाते हैं, पता नहीं बदलने हैं या नहीं बदलने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मॉनसून ने बीते 2 दिन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। भारी बारिश के चलते गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में सड़क, घरों और दुकानों में पानी भर गया। सावरकुंडला, राजुला में स्थानीय नदियां उफान पर आ गई हैं। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से नदियों का पानी खेतों में जा घुसा। इससे फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के कुंवरपुर गांव के पास उफनती पुलिया पार कर रहा ट्रैक्टर बह गया। धार जिले के मांडू की खुद नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। श्योपुर में खिरखिरी नदी उफान पर आ गई, जिससे करीब 20 गांवों का संपर्क टूट गया। अगली खबर का रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। खबर है दिल्ली विधानसभा में कथित कक्षा निर्माण घोटाले पर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी कक्षा घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये भाजपा द्वारा दर्ज किए गए फर्जी मामलों की श्रृंखला में एक और मामला है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों ने आप सदस्यों के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, लेकिन सभी छापों और जांचों के बावजूद उन्हें किसी भी आप नेता से भ्रष्ट धन का 1 रुपया भी नहीं मिला है। इस कक्षा जांच के पीछे असली कारण ये है कि भाजपा शासन कहने में असमर्थ है, चाहे वह जलभराव हो, बिजली हो या स्कूल फीस में वृद्धि हो। हर मोर्चे पर भाजपा विफल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को एक फर्जी क्लासरूम घोटाले के नाम पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये फर्जी झूठा आरोप जो क्लासरूम घोटाले का लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे केसेस की सीरीज में मात्र एक नया एपिसोड है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने
चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 200 से ज्यादा केस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने लगाए हैं। लेकिन 10 साल में ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, एसीबी, सबकी जांच, सबकी रेड, सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आज तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसके घर सीबीआई की रेड ना हुई हो, ईडी की रेड ना हुई हो, जिनके लॉकर ना जांच किए हो, जिनके बैंक के खातों को ना खंगाला हो, जिनके गांव, जिनके पैतृक गांव, ऑफिस हर जगह चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास नहीं मिला। और ना ही अगली खबर का रुख करेंगे जो कि देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में डिमोलिशन अभियान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत कर कहा, जो लोग दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्होंने कभी शहर चलाने का सोचा नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना और जीतना है। एक राजधानी के हर वर्ग के लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए काम हो रहा है। कहीं दिल्ली बाढ़ में न डूब जाए, दिल्ली प्यासी न मरे, गंदगी में न रहे, कूड़े के पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये काम कैसे होंगे? ये काम तभी होंगे जब जनता को पता होगा कि किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। रेलवे की लाइन पर जाकर आप मकान बनाएंगे तो मुख्यमंत्री इसे नहीं बचा सकती। ये तोड़ी नहीं जाएगी अगर मकान नहीं। देखिए, ये जो लोग एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है, किस पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है, प्रशासन चलना है। फिर कभी दिल्ली बाढ़ में ना झुलस जाए, फिर दिल्ली प्यासी ना मरे, फिर दिल्ली गंदगी में ना रहे, फिर पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये सारे काम कैसे होंगे? ये सारे काम तब होंगे जब आपकी जनता को ये पता होगा कि आपको किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। और गलत कार्य आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती। भाई, हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है और इस दिशा में हम बॉम्बे का धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी झुग्गी क्लस्टर, जो 675 झुग्गी क्लस्टर है, सभी हमारे जो लोहार, गडियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सबके रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है। अगली खबर जम्मू से है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कहीं पर भी युद्ध हो ये अच्छी बात नहीं। ईरान ने ऐसा क्या किया जिस कारण इजराइल को हमला करना पड़ा? ठीक 2 महीने पहले अमेरिका इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब भी नहीं है। 2 महीने बाद अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला किया। जितनी जल्दी ये रुके उतना अच्छा है। उनकी लड़ाई में हमारे लोग फंसे हैं। कोशिश हो रही है कि जो 6000 से ज्यादा बच्चे पूरे देश और 1600 के करीब जम्मू कश्मीर के हैं, उनको निकालने का काम करें। नहीं है, कहीं पे भी जंग हो तो अच्छी बात नहीं है। और ईरान ने ऐसा क्या किया अचानक जिसके बुनियाद पे इजराइल को हमला करना पड़ा? ठीक 2 महीने पहले अमेरिका के शायद इंटेलिजेंस की चीफ जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ईरान इज नोवेयर क्लोज टू क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये 2 महीने पहले उनकी जो है एविडेंस थी। आज 2 महीने के बाद अचानक इजराइल ने ईरान पे हमला किया।
ये मतलब जितनी जल्दी ये सिलसिला रुके उतना अच्छा है, क्योंकि अब आप देखें लड़ाई तो ईरान और इजराइल के दरमियान है, लेकिन हमारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। 1300 से 1400 हमारे बच्चे जो हैं वहां फंसे हैं। अब एक एक करके हम उनको निकाल रहे हैं। 90 पहले निकले, अब 400 और हमने सेफ जगह मशहद तक पहुंचाया है। अब कोशिश की जा रही है कि सारे जो 6000 से ज्यादा शायद स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे और 1600 के आसपास जम्मू कश्मीर के, उनको हम निकालने का काम कर रहे हैं। वो थोड़ी सी लापरवाही रही दिल्ली में गाड़ियों के मामले में। उस अफसर को कहा गया कि आगे से जो है थोड़ा सा ख्याल रखें। जैसे ही ये बात हम तक पहुंची, हमने सही अच्छी गाड़ियों का इंतजाम किया और उन बच्चों को हम वापस ला रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज।